हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में ही शुरुआत करनी पड़ेगी ही, और कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुंबई सेशन अगर अभी तक बुक नहीं किया है तो वो ज़रूर बुक कर लीजिए, क्योंकि 28 मार्च को है, लिमिटेड सीट्स हैं। एंड अंधेरी के आसपास, मतलब एयरपोर्ट के आसपास, वी आर प्लानिंग टू कीप। एंड मतलब वैसे टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन डेफिनेटली करंट मार्केट्स और करंट इन्वेस्टिंग और क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। परिमल एंड आई बोथ विल बी देयर इन दैट सेशन। और ऑलमोस्ट 3 आवर्स है, सैटरडे है, तो प्लीज डू बुक। कमेंट सेक्शन पे लिंक आपको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सबसे बड़ा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वही पहले स्टार्ट करेंगे, वो है ऑयल प्राइसेस। तो करंटली जब मैं वीडियो बना रहा था तो 102.24 का ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस दिख रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है ये बढ़ेगा अभी, मतलब आज कल में। उसका रीजन भी बताता हूं मैं आपको। बट आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर को 60.8 था ये पर बैरल, और अभी 102 हो गया है। 68% ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो दिस इज वेरी वेरी हाई इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, और उसकी वजह से ही ग्लोबली एकदम से इकोनॉमिक ग्लूम आ गया है। मतलब पहले भी बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा था, अभी एकदम से ज्यादा ग्लूम आ गया है। बिकॉज ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो हर जगह, हर कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी है कि आपकी पावर सप्लाई में भी यूज हो रही है, मतलब पावर भी जनरेट हो रही है उसके खुद कहीं ना कहीं से। आपके बहुत सारे केमिकल्स वहां से यूज होते हैं, राइट। आपकी गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी वगैरह, मतलब बहुत सारा फैक्टर जो है, ये सारा चीजें प्ले करता है। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो भाई ग्रोथ कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो लोग सामान कम खरीदेंगे, तो कम खरीदेंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें चलती है। तो इसीलिए एक मार्केट गिरती है ऐसे टाइम पे। क्यों गिर रही है मार्केट? वो इसी वजह से गिर रही है कि भाई हम तो इंडिया वाले तो क्या है कि इंपोर्ट भी ज्यादा करते हैं हम तो ऑयल, तो हमारी तो मार्केट ज्यादा गिरी है। एक महीने में निफ्टी 50 10% गिर चुका है, ठीक है। और जबकि यूएस और मतलब नैस्डैक 100 वगैरह इतना नहीं गिरे हैं, और 2-3% गिरे हैं। इंडिया ज्यादा क्यों गिरा है? बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं मेजरली ऑयल। यूएस इंपोर्ट नहीं करता है ऑयल, ठीक है। वो तो ऑयल प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एक्चुअली, बट हम बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी इन सब कॉम्प्लिकेशन में डिपेंडेंट है। और फिर सप्लाई रिस्क आ गया है। ऐसा नहीं है कि भाई महंगा हो गया, वो अलग चीज है। एक ये है कि महंगा हो गया, साथ में मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो वो एक रिस्क आ गया, क्योंकि 20% ऑफ ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बार बार बात कर रहा हूँ बट क्विकली समझाऊंगा, कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जाता है, मतलब वहां से जाता है जो ईरान के बॉर्डर के साथ में है। और वहां पे ऑलमोस्ट स्टॉल्ड है, मतलब वहां से कुछ भी निकल नहीं रहा है, बिकॉज ईरान इज बेसिकली टारगेटिंग दो शिप्स एज रिस्पॉन्स टू द टारगेट विच ईरान, यूएस एंड इसराइल हैज डन। तो ये चक्कर में क्या है कि ऑयल सप्लाई इशू हो रहा है। आपने भी एलपीजी सप्लाईज वगैरह की हमारी डिस्कशन बहुत हो रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट ये सारे चक्कर में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम, डिमांड तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो स्टेपल कमोडिटी है, ठीक है। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा रहेगा। अब मैं बताता हूं कि क्यों बढ़ने की उम्मीद है। तो बेसिकली फ्राइडे आफ्टर मार्केट क्लोज्ड, ठीक है, यूएस ने खार्ग आइलैंड है एक, ईरान के पास एक आइलैंड है छोटा सा, बिल्कुल उसी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास में, जहां से ईरान का 90% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो वहां के थ्रू जाता है 90% ऑयल ईरान का, ठीक है। तो और मेजरली वो चाइना ही जाता है, बिकॉज ईरान का वैसे भी जो ऑयल है वो चाइना ही जाता है ऑलमोस्ट 90%। तो इसके चक्कर में क्या है कि ये एस्केलेशन के चक्कर में अब ये यूएस ने इस आइलैंड के ऊपर अटैक किया, एज पर मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्राइडे को भाई हमने इसके ऊपर अटैक किया, ये जो कि एक एक्सपोर्ट हब है मेजर ईरान का। उन्होंने अभी तो ये बोला है कि भाई हमने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं किया, हमने बाकी चीजों को किया, जस्ट एक शो कि भाई हम ये कर सकते हैं। अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अटैक करने की कोशिश यूएस करता है, तो मतलब रिस्पॉन्स में देर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि ईरान में ऑल्सो डू। पॉइंट ये है, राइट। और ये बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कॉम्प्लिकेट जो है हो रही हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि और ऑयल ऊपर थोड़ा सा
जा सकता है। वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, बट ये फ्राइडे को करने का रीजन यही था कि 2 दिन में थोड़ा-सा क्या होता है कि सेटल हो जाती है मार्केट्स और भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो ये सारा फैक्टर भी हमें समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब करंटली इंडिया की अगर हम थोड़ा बात करें, राइट, इस ऑयल उस पूरे इसमें गेम में, तो ये है कि इंडिया करंटली जो चल रहा है, इंडिया इज बाइंग मोर एंड मोर रशियन ऑयल। मतलब एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, फरवरी में हमने 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल खरीदा था फरवरी में। मार्च वाले जो वीक है, मतलब ये जो वीक ऑफ 9th मार्च वाला जो था, इसमें हमने 2.1 मिलियन बैरल पर मतलब बैरल जो है पर डे खरीदा है। 2.1 1.2 से 2.1 हो चुका है। और हम पहले ये जो मतलब स्पेशली सऊदी और इराक से ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स पर डे खरीदते थे इन फरवरी। वो अब सिर्फ 230,000 बिलियन मतलब बैरल्स पर डे हो गया है। 230,000 सिर्फ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10% ही आ रहा है वहां से। और बाकी कहाँ से आ रहा है? मेजरली रशिया से। लेकिन अभी भी एज पर द एस्टिमेट्स ऑलमोस्ट 0.75 मिलियन बैरल्स पर डे की शॉर्टफॉल है इंडिया के पास, जो मतलब हमें कहीं ना कहीं और से मीट करनी पड़ेगी। और फिर टाइम लगता है ना, अगर हम वेनेजुएला से करते हैं तो वहां से 30-40 दिन लगते हैं। यूएस से करते हैं सिमिलरली, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स भी वहां पर प्ले होते हैं। यहाँ से पास में है, ये जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स भी हैं। और ऑलरेडी अब रशियन जो ऑयल है वो प्रीमियम पे बिकने लग गया। पहले जनवरी में 10 से $12 पर बैरल जो है उस पर डिस्काउंट चलता था रशियन ऑयल पे। अब वो $3 से $5 का प्रीमियम चल रहा है। तो ये सारी चीजें भी तो महंगा और हो रहा है। मतलब एक तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इट इज नॉट अबाउट कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो प्रीमियम पे मिल रहा है। तो हम एक्चुअली 102 पे जो ऑयल है वो हो सकता है हमें 105 107 पे मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी प्ले आउट होते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट, ग्लोबली। और ये ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा डिक्टेट कर रहे हैं इस टाइम मार्केट्स को भी और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को भी। ठीक है, तो इसी के ऊपर फोकस करना है, मतलब मेजरली अभी तो फोकस उसी पे हो रहा है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो और कंट्रीज को वॉरशिप भेजने चाहिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि हमसे तो सब कुछ नहीं हो रहा, और लोगों को भेजो। चाइना भी बोला उन्होंने उसका नाम, चाइना, फ्रांस, यूके सबका नाम लिया कि भाई तुम सब भेजो, साउथ कोरिया। ठीक है, कि तुम सब भी अपने वो भेजो वॉरशिप्स और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। तो बेसिकली पॉइंट आप समझ रहे हैं कि दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग इन हियर इन दीज थिंग्स एज वेल, राइट। बाकी देर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग, राइट। तो फिर अब यूएस ने अपने जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स हैं, मतलब जो हमारे स्टोरेज है, ऑयल एक्स्ट्रा स्टोरेज रखते हैं, उसका 86 मिलियन बैरल्स का रिलीज करने का नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई हम 86 मिलियन बैरल्स तो हम उसको रिलीज करेंगे। मतलब कि भाई ऑयल नहीं है ना वर्ल्ड में, तो हम एक्स्ट्रा 86 मिलियन बैरल जो मेरे पास स्टोर्ड है वो मैं दे दूंगा लोगों को, बाद में उसको भर लूंगा जब ठीक ठाक हो जाएगा ऑयल। तो जस्ट टू मैनेज द ऑयल प्राइसेस अ बिट। ठीक है, तो टोटल जो है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 400 मिलियन बैरल जो वर्ल्ड में जितने भी नेशंस के पास अलग अलग स्टोरेज है वो रिलीज करेंगे। अभी कब होगा ये? 4-5 महीने लगेंगे। मतलब एक्सपेक्टेड टू टेक 4 मंथ्स। आप ये मान के चलो कि ये 400 मिलियन बैरल्स का जो ऑयल है ये मार्केट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब जस्ट टू ये एक ना वो होते हैं, ये एक तरह से एक सिग्नल्स होते हैं कि भाई हम ये करने को तैयार हैं ऑयल प्राइसेस को कम करने के लिए। बस दैट इज व्हाट इट इज मोर अबाउट फ्रैंकली। ठीक है, सो ये भी चल रहा है यहाँ पर ऑयल प्राइसेस का। अब साथ में ये ट्रेजरी यील्ड जो है, अगर हम यूएस की देखें तो वो 4.25 क्रॉस कर गई है। तो क्यों बढ़ रही है? मैंने जैसा बोल रहा हूँ ना कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में थोड़ा ना अब सिर्फ नहीं बढ़ रहे, इंडिया में तो बढ़ ही नहीं रहे। हमने हमारी गवर्नमेंट ने तो उसको कांस्टेंट पे रखा हुआ है, बट ग्लोबली जहां पर डेली प्राइसेस बढ़ते हैं वहां तो बढ़ बढ़ रहे हैं। तो उसके चक्कर में वो डायरेक्टली ये बात हो रही है कि भाई इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है। और इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट भाई कम होने की उम्मीद तो है नहीं, शायद बढ़ भी जाए अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो सारे फैक्टर्स की वजह से यूएस 10 ईयर जीसेक वो बढ़ने लग गई है, राइट। और मतलब जबकि जीडीपी नंबर भी कम आया है, मतलब यही थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि जीडीपी नंबर रिवाइज हो गया। पहले 1.4% Q4 का जीडीपी, मतलब जो दिसंबर क्वार्टर का जो जीडीपी यूएस ने बताया था पहले 1.4, उसको रिवाइज कर दिया 0.7% पे। ठीक है, सो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड था कि भाई अब जीडीपी कम आया है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही, चलो यार इंटरेस्ट रेट कम कर देते, ग्रोथ बढ़ाएंगे। अरे पर इंटरेस्ट रेट कम कैसे करें? इन्फ्लेशन भी तो आ सकती है ऑयल प्राइसेस के चक्कर में। तो वो सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं।
ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस जो है ना बहुत सारी चीजें डिक्टेट कर रहे हैं। अब बाकी अभी फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग होती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, राइट, तो 18 मार्च अभी वेडनेसडे को अपने को समझ आएगा। ठीक है, वेडनेसडे को अनाउंस होगा कि क्या करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि होल्ड करेंगे रेट्स को, मतलब कम करने की और बढ़ाने की भी लग नहीं रहा है, कम भी करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन अभी भी 2.4% ही था, तो 2% का जो टारगेट है उससे ऊपर ही है। और बाकी तो ये क्लियर रिस्क नजर आ रहे हैं इन्फ्लेशन के जो ऑयल प्राइसेस परस्पेक्टिव से। तो अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड है मार्केट में मोर और लेस कि भाई इंटरेस्ट रेट को सेम ही रखा जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, और ग्लोबली क्या क्या चल रहा है। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं जो पेरिस में। ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग में ऑल्सो मीट। तो ये भी एक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप ये ईरान वॉर का एक फैक्टर देखो, ईरान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना को। ठीक है, सो वो सप्लाई कम करने की कोशिश ऐसा लगता है यूएस इज ट्राइंग टू डू। अब उसके बाद चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है अब उसने कल परसों में को मैंने न्यूज देखी कि उन्होंने ताइवान को पूरा घेर लिया है। ठीक है, चारों तरफ से जैसे भी बोलना चाहें आप, राइट। तो वो भी मतलब अपना प्ले कर रहा है कि भाई टीएसएमसी है, 90% वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर चिप्स वहां से आती हैं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो तुम ऑयल कंट्रोल करेंगे, हम चिप्स कंट्रोल करेंगे, हम रेयर अर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, आप अगर मतलब ऐसा लगता है अगेन, ये सब चीजें थोड़ा अपना एनालिसिस और पढ़ के है, ये कोई किसे बोल नहीं रहा है, बट ऐसा लगता है कि व्हाट यूएस इज ट्राइंग टू डू इज कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ऑयल, कि भाई वेनेजुएला किया, अब ईरान हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास तो है ही अपना अच्छा खासा ऑयल, कनाडा भी मतलब मान ही जाएगा अपनी मोहन की बात। ठीक है, तो इस तरह से दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ऑयल, चाइना इज ट्राइंग टू, दे ऑलरेडी हैव रेयर अर्थ कंट्रोल, नाउ दे मे ट्राई टू कंट्रोल TSMC as well, which is a semiconductor behemoth, right? 90% सेमीकंडक्टर चिप्स वहां से आती हैं। तो अलग अलग टाइप का जो प्ले है ग्लोबली चल रहा है। अब ये मीटिंग भी हो रही है साथ में, एक्सपेक्टेड है, जो कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप विल ट्रैवल टू चाइना 31 मार्च को। तो ये एक्सपेक्टेड है अभी तक, जबकि बीजिंग का मतलब चाइना का कोई इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट वॉशिंगटन हैज गिवन दिस। तो ये भी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो वॉर भी चल रहा है और ये सब जियोपॉलिटिक्स साथ में हमें समझनी है, और ये सब इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को और हमारे अर्निंग्स को, कंपनीज को भी, राइट, क्योंकि इसका आजकल तो स्पेशली बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर्स भी हमें समझने हैं। अच्छा, फिर साथ में एआई की भी बात बहुत दिनों से नहीं हो रही है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब एआई इन्वेस्टमेंट्स की बात में बात है, रिवर्टर्स जो कि बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि भाई मेटा जो कि फेसबुक कंपनी 20% वर्कफोर्स जो है वो कट कर सकती है, जैसे जैसे उनकी, क्योंकि एआई में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं उनकी, तो वो कॉस्ट को कम करने के लिए ग्लोबली वर्कफोर्स में 20% कम कर सकते हैं। 79,000 लोग हैं उनके पास, 20% मतलब 16,000 एम्प्लॉयज को वो लेट ऑफ कर सकती है, ऐसा बोलने में आ रहा है। अब ये देखो, ये सारे फैक्टर देखो, सॉफ्टवेयर में ये सब इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं विद एआई, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। इसलिए स्टॉक मार्केट, सॉफ्टवेयर मार्केट स्टॉक्स काफी गिरे भी थे फरवरी में, राइट। तो फिर से ये प्रेशर जो है, अगर ये इस तरह से जबरदस्त जो जॉब कट्स हुए, तो एआई के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस, आई एम श्योर, रेगुलेटरी एंगल्स पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट एंगल पर्सपेक्टिव से, राइट, भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अब इंडिया की थोड़ी बात करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में एलपीजी प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इंक्रीज हुआ है, 30% हमने इंक्रीज कर लिया है। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि रिफाइनरी जो होती है ना, जो ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसमें से भी एलपीजी निकल सकती है। बट एलपीजी क्या है कि कोई तो वो दूसरा एलपीजी इतनी निकालते नहीं है, वो बाकी भी गैसेस निकालते हैं, ब्यूटेन हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, बहुत सारी टाइप के और भी गैसेस निकालते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तुम ज्यादा एलपीजी निकालो, क्योंकि एलपीजी तो कुकिंग गैस है ना, एलपीजी मतलब कुकिंग गैस जो हमारे सिलेंडर में आ रही है, और उसी की कमी सबसे ज्यादा जो डिस्कशन में आ रही है वो ये हो रही है। तो 30% जो है प्रोडक्शन इंक्रीज ऑलरेडी कर दिया है, जितना हम पहले कर रहे थे, तो उससे 30% एलपीजी इंक्रीज ऑलरेडी हो गया है। तो 40% के आसपास मेरे को लग रहा है कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते थे एलपीजी, 60% इंपोर्ट करते थे। तो 40% का अगर 30% निकालो, तो 10-12% का तो गैप जो है कम हो गया है। 60% में से 85% तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो अभी भी गैप है। ठीक है, बट कुछ तो कम गवर्नमेंट ने ट्राई कर रही है, राइट। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर आल्सो ट्राइंग कि भाई पीएनजी और एल मतलब नेचुरल गैस का यूज ज्यादा हो, पीएनजी वो ज्यादा लगे। ठीक है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, तो उसको इजीली यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है।
इम्पॉर्टेंट एक और जो सेबी का रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने कल नोटिफाई कर दिए हैं। तो जियो की लिस्टिंग और एनएससी की लिस्टिंग में जो मेजर रेगुलेटरी हर्डल था वो सॉल्व हो गया है। बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अगर कंपनी जो है 5 लाख करोड़ रुपए से बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, तो उसको 2.5% स्टेक सेल करके भी लिस्टिंग मिल सकती है। सिर्फ 2.5% स्टेक सेल करना है, ठीक है। अगर 5 लाख करोड़ रुपए से बड़ी कंपनी का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है, मतलब वो लिस्टिंग प्राइस, मतलब उसका जो लिस्टिंग प्राइस या जो भी उसका आईपीओ प्राइस है 5 लाख करोड़ से ऊपर है, तो मतलब जो जियो का एक्सपेक्टेड है ना, जियो का तो है 10-12 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है, तो जियो को, रिलायंस को सिर्फ 2.5% स्टेक बेच के भी जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है भाई, रिलायंस का सबसे बड़ा यही था कि भाई अगर हमें ये 25% का करना है या 10-12% हमें स्टेक सेल करना है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ लाना पड़ेगा, विच इज वेरी बिग, राइट। मतलब इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से वो इतना एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, वो कैसे सब्सक्राइब होगा, तो वो सारे फैक्टर्स रिलायंस के थे, विच वाज डन जेन्युइन, राइट। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हम लिस्ट करेंगे तो कैसे मैनेज होगा, इतनी तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। तो इसलिए ये था कि भाई हम छोटा करते हैं, उसके लिए करो। तो इसके लिए आई थिंक दे रिक्वेस्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन, तो 2.5% अब अलाउ हो गया है। 2.5% सिर्फ वो कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो उनको 5 साल में 15 करना है अगर 2.5 किया तो, या 15 से नीचे कितना भी किया तो 5 साल में 15 करना है, और उसके बाद 10 ईयर्स का टाइम मिलता है 25% करने का, ठीक है। तो 10 साल तक 25% तो करना ही है भाई, 25% तो करना ही है, वो नहीं है। उसमें कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया, बट ये बोला है कि भाई उसको 10 साल दे दिए, ठीक है। कि भाई पहले 3 साल होता था, राइट। कुछ कुछ मोस्टली कंपनीज अगर आप देखेंगे 3 ईयर्स में उनको 25 करना पड़ता था, या 10 ईयर्स दे दिए हैं, तो वो चीज कर दी। अगर 1 लाख से 5 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसको भी बेनिफिट दिया, उसमें भी सिर्फ 2.75% ही है, 2.5 और मिनिमम 2.75, भाई इतना तो बेचना ही पड़ेगा आपको, तो 2.75% से भी काम चल सकता है। सेम वही चीज वहां पर है, राइट। तो ये सारी चीजें, हाँ, अगर 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ है तो 8% फिर मिनिमम फ्लोट हो जाता है, ठीक है। और लेस देन 50% तो फिर 10% का जैसा है थॉट है, ठीक है। तो वो सारे बेनिफिट्स उनको दिए हैं कंपनीज विच आर गोइंग टू लिस्टेड, बिग कंपनीज विच आर गोइंग टू गेट लिस्टेड। बाकी पीयूष गोयल जी का कल आया था कि इंडिया यूके एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नेक्स्ट मंथ से मोस्टली फोर्स में आ जाएगा। एंड दे सेड कि ही फास्टेस्ट एग्रीमेंट है जो यूके पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है। वैसे 1-1.5 साल लगता है, ये सिर्फ 6 महीने में हो गया है, और ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स में हो गया है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये एफटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दीज टाइम्स, राइट, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हैं। बहुत सारी सप्लाई जो इश्यूज आते हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, यहाँ से, और स्पेशली कुछ बंद हो गया, ये अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, पहले बीच में स्विस कनाल बंद हो गया था, राइट। तो ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि ये एफटीएस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। बाकी आरबीआई का डेटा आया था कि क्रेडिट ग्रोथ इज डूइंग वेल, 14.5% का, मतलब 28 फरवरी का फोर्टनाइट का बता रहा हूँ मैं। और डिपॉजिट्स भी 12% से बढ़े हैं ऑलमोस्ट। अगर हम एक साल में देखें 28 से लेके, तो बिल्कुल हाई पे है। मतलब लास्ट ईयर ये 11% के आसपास का ग्रोथ था, और अभी 14.5% का क्रेडिट ग्रोथ है। लास्ट ईयर 10% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ था, अभी ऑलमोस्ट 12% का डिपॉजिट ग्रोथ फरवरी में रहा है, राइट। तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बाकी यूएस एम्बेसडर ने ये बोला कि इंडिया यूएस इज मूविंग टू क्लोज अ फाइनलाइजिंग क्रिटिकल मिनरल्स डील, राइट। तो क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेशली रेयर अर्थ की जो बात हो रही है, वहां पर बहुत फोकस है, स्पेशली यूएस इंडिया जैसे कंट्रीज का, क्योंकि चाइना में इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है। और अगर हमें ग्रो करना है, और स्पेशली सेमीकंडक्टर वगैरह में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। तो ये इसको एक्सपैंड करना, ये क्रिटिकल मिनरल्स को, मतलब इसमें कॉपरेशन एक्सपैंड करना अपार्ट फ्रॉम चाइना, आई थिंक इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट, राइट। तो कुछ कुछ डेटा में देख रहा था कि फ्रॉम ऑयल पर्सपेक्टिव, तो अगर ये ऑयल बढ़ता रहता है, राइट, तो कुछ कुछ चीजें विच वेरियस एक्सपर्ट्स आर सेइंग, तो कितना है, तो अगर $10 पर बैरल ऑयल जब बढ़ता है ना, राइट, तो हमारा 14 से 16 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट में खर्चा बढ़ जाता है, 14 से 16 बिलियन डॉलर का, राइट। जिससे अगर हम बात करें कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, राइट, वो ऑलमोस्ट 40 से 60 बेसिस पॉइंट, सीपीआई की बात करें 0.4 से 0.6% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है,
ठीक है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.3 से 0.4% बढ़ जाता है। तो अगर 60 से अगर हम 100 पे आ गए हैं तो $40 बढ़ गया है। ठीक है, तो $40 का मतलब क्या, 2% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो चुका है। अगर ये कंसिस्टेंट रहा, ऑफ कोर्स आई नो, राइट, ये कंसिस्टेंट रहा तो। और अगर हम वैसे देखें करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में देखें, मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो भी अगर ऐसे देखें तो 1.5 1.6% तो जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब पता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो भी बोल लो। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स भी आप प्ले आउट होंगे। आईडीबीआई का स्ट्रेटेजिक सेल जो है उसका स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बिड्स आई थी आईडीबीआई में, गवर्नमेंट वांटेड टू सेल आईडीबीआई बैंक को, मेजरली गवर्नमेंट और एलआईसी का स्टेक है, 60% स्टेक सेल करने वाले थे, बट जो फाइनेंशियल बिड आई है वो रिजर्व प्राइस से कम आई है, तो दे आर बेसिकली वो पोस्टपोन हो गया है। तो एक काफी बड़ा एक्सपेक्टेड था कि भाई ये होगा, बट नहीं हो पा रहा है शायद। यही सब चीजें हैं। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेजरली अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे तो प्रेशर रहने ही वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ा रही है। इलेक्शन टाइम है अभी, तो लगता भी नहीं है बढ़ेगा, तो उनके जो प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होने ही वाला है, राइट। और बाकी लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज को बेनिफिट है, जो ऑयल भाई निकालते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पेंट टायर कंपनी जो कि क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर एयरलाइंस, टूरिज्म कंपनीज, राइट, जो कि ये सारे फैक्टर्स पे उन पे प्रेशर डेफिनेटली रहेगा, और स्पेशली विद रेस्टोरेंट कंपनीज एज वेल, या फिर ई कॉम, मतलब हमारी जैसे जोमेटो टाइप की कंपनी, क्विक कॉमर्स कंपनीज भी वहाँ पर फैक्टर्स रहेगा। टाटा मोटर्स को 5,000 बसेस का एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम वेरियस स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट, 5,000 बसेस का ऑर्डर मिला है। और जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक कोकिंग कोल माइन को डेवलप करने की बात की है मोजाम्बिक में फॉर लॉन्ग टर्म सप्लाई। अब हमारा जो कोल है वो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी नहीं मिलता है इंडिया में जो कोल मिलता है, तो कोक कोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है काफ़ी सारी जगहों पे, स्पेशली स्टील डेवलपमेंट वगैरह में। तो उसका जो है माइंस, जेएसडब्ल्यू स्टील इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई कि भाई हम एक जगह पे डिपेंडेंट ना हो, बाकी जगह पे भी हो। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन फ्रॉम द ओवरऑल मेजर न्यूज पर्सपेक्टिव। फटाफट नॉलेज सेक्शन शेयर करता हूँ, आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मिला था मुझे, वैल्यू रिसर्च पे पढ़ रहा था मैं। तो आप अगर देखेंगे कि कैसे बेस्ट एएमसी चेंज होती रहती है, राइट, क्योंकि काफ़ी बार हम जब फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वाली एएमसी का आप फंड क्यों नहीं दे रहे हो, या वो वाली फंड एएमसी ने तो बहुत अच्छा किया हुआ है, राइट, उसका फंड क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है लास्ट 15 साल का, कि बेस्ट एएमसी उस साल की कौन सी थी इन टर्म्स ऑफ आउट, मतलब अल्फा कितना क्रिएट किया बीएससी 500 में, जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड है मिलके। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 2010 में एचडीएफसी थी, उसके बाद फिर मेरा एसेट का दबदबा रहा, मतलब 6 7 ईयर्स में 6 ईयर्स मेरा एसेट। अब मेरा एसेट की कोई बात नहीं कर रहा है आजकल, कर रहा है क्या कोई? कोई नहीं बोलता मेरा एसेट का फंड दे दो मुझे। ठीक है, तो लेकिन ये इस टाइम पे 2014 15 16 17 में पूरा मेरा एसेट की, फिर 2018 इवन 19 में भी एक्सेस की बहुत बात, इवन 20 में भी मेरे को लगता है थर्ड लेवल, बट 18 19 में तो बहुत एक्सेस फंड्स की बहुत बात हुई। फिर 2021 22 कॉन्ट कॉन्ट कॉन्ट, राइट, एवरीवन वांटेड टू कॉन्ट, अब कोई बात नहीं कर रहा है कॉन्ट की। फिर मोतीलाल ओसवाल, स्पेशली मिड कैप फंड्स वगैरह, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस 2024। फिर मोतीलाल ओसवाल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ पीपल वांटेड, अरे बहुत सारे लोग, अरे मेरे को तो चाहिए सर। ठीक है, फिर अब थोड़ा आईसीआईसीआई प्रूव ड्रिवन चल रहा है, 2025 में हो। ठीक है, तो ये सितंबर तक का डेटा है, तो थोड़ा पुराना डेटा है, बट द पॉइंट अगेन इज कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कंसिस्टेंसी है क्या किसी एएमसी की लगातार वही करने की? नहीं, कंसिस्टेंटली शायद कंसिस्टेंसी किसकी होगी पता है, जो इनमें शायद है ही नहीं, या फिर बहुत कम है। तो मतलब जैसे एएमसी लाइक एचडीएफसी एक ही बार है 2010 में, बट बहुत कंसिस्टेंट है। आईसीआईसीआई लास्ट में अभी एक है, वो भी तो सितंबर तक का डेटा, पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी 31st, रही होगी नहीं रही होगी। ठीक है, तो वो बहुत कंसिस्टेंट है। कोटक है ही नहीं नाम, बहुत कंसिस्टेंट एएमसी है, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं कंसिस्टेंटली, राइट। वो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ा और एकदम से कम हुआ, राइट। तो टिपिकली, राइट, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। या निप्पॉन लेटली एटलीस्ट 5 6 ईयर्स, उससे पहले तो रिलायंस था, राइट, बट तब से नया मैनेजमेंट है, अगर 4 5 ईयर्स से देखें तो बहुत कंसिस्टेंट एएमसी है। नाम नहीं है देखो 4 5 साल से, लेकिन परफॉर्मेंसेज हैं अच्छे। तो कुछ कुछ चीजें ये भी हमें इंपॉर्टेंट समझनी है, कि कई बार जो है ना, आप रिसेंसी बायस पे फोकस मत कीजिए, राइट, क्योंकि 2025 में अगर आप मोतीलाल ओसवाल मांग रहे हैं, या 2023 में क्वांट मांग रहे हैं, तो आई यू मे नॉट डू वेरी वेल।
तो इसीलिए प्लीज़ ये चीज़ों पे फ़ोकस थोड़ा-सा कीजिए कि कंसिस्टेंसी देखिए, नॉट जस्ट एएमसी बट फंड एज़ वेल। अदर दैन कि नहीं, नहीं यार ये 2-3 साल से ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये लेना है। प्लीज़ उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ ऑल गाइज़, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर आपको वीडियो अच्छा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।